Now let's talk about GDP contribution of different sectors from 1950 to 2024. इंडिया की जो जीडीपी है उसमें जो डिफरेंट सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, सर्विसेज से, वो हम लोग देखेंगे 1950 टू 2024। इंडिया की इकोनॉमी का इवोल्यूशन अगर समझना है तो हमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर्स के जीडीपी कंट्रीब्यूशन का एनालिसिस करना होगा। हर डिकेड में इन सेक्टर्स का रोल बदलता है जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी और प्रायोरिटीज के साथ इवॉल्व होता है। तो लेट्स सी द जर्नी फ्रॉम 1952 टिल 2024। तो सबसे पहले 1950 में जो जीडीपी था उसमें टोटल जीडीपी का 51.8% वो एग्रीकल्चर सेक्टर से था, क्योंकि कृषि प्रधान देश था, ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी उस टाइम में। और 14.2% इंडस्ट्री से कंट्रीब्यूशन था टोटल जीडीपी का, और सर्विसेज से 33.33% था। फिर आप देखेंगे कि इसमें एक चीजें धीरे धीरे ये आप देखेंगे कि ये घट रहा है। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में परसेंटेज वो घट रहा है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब 1981 में एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ करके सर्विस सेक्टर वो 1980 टू 1981 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर रहा है। और आप इंडस्ट्री का भी देखेंगे कि ग्रो हो रहा है। तो एग्रीकल्चर घट करके आ गया 35.4% और सर्विसेज आ गई 39.9% पे। और फिर ये जो इंडस्ट्री है आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर घट करके इंडस्ट्री से भी कम हो गया। कब? ठीक 2000 टू 2001 तक ये 23% आ गया एग्रीकल्चर और 26% इंडस्ट्री अप, और 51% 50s में आ गया कौन? सर्विस सेक्टर अप होकर के। उसके बाद से ये घटता रहा सिर्फ क्योंकि ये 2020 और 21 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर करके फिर से हम लोग ने इस पे गेन किया, और फिर आकर के 18 तक ये रुक गया। लेकिन आप देखेंगे कि एक सिलसिलेवार ढंग से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हर बार ग्रो कर रही है। 60s से 80s में हम लोग 26% से 28% तक पहुंचे हम लोग। और अब हम लोग सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडस्ट्री, और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर। कहाँ? तो ये फर्स्ट था और अभी ये थर्ड हो गया है। तो इन डेटा से ये समझ में आता है कि इंडिया की इकॉनमी एक एग्रीगेरियन इकॉनमी से इंडस्ट्रियल और सर्विस डोमिनेटेड इकॉनमी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्राइमरी ड्राइवर बन गया है। तो अब इन सारे सेक्टर को हम लोग अलग अलग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर, significance of agriculture. Agriculture is the largest and most significant sector in India and also the largest private sector. इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है। ये देश का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है और करोड़ों लोगों का रोजगार भी यहीं से जुड़ा हुआ है। लार्जेस्ट सेक्टर की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सेक्टर है। यहां ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बल्कि रूरल लाइवलीहुड का बैकबोन भी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी है। इट एम्प्लॉयज मोर देन 93.4% ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स इक्विवेलेंट टू 40 करोड़ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये सेक्टर 93.4% अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, जो कि 40 करोड़ वर्कर्स के बराबर है। इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा सेक्टर है। मतलब हर दूसरा व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से
जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज ग्रॉस इनकम हैज बीन डिक्लाइनिंग ड्यू टू फास्टर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। ये दोनों सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, आईटी सेक्टर से लेकर के हर जगह चीज़ें, तो इसको पीछे छोड़ करके ये जो दो सेक्टर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली कम हुआ है पहले से, लेकिन क्योंकि ये जो दो सेक्टर हैं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, ये तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक क्रूशियल पिलर है और वो रहेगा ही। फिर आते हैं हम लोग कि recent improvement in agriculture are attributed to advancement in technology, irrigation, inputs and pricing strategies। रिसेंट सालों में अगर टेक्नोलॉजी और इरिगेशन के एडवांसमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर में इफिशियंसी थोड़ी बढ़ाई गई है। बेटर इनपुट्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंप्रूव हुए हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की। वो तो था एग्रीकल्चर सेक्टर, अब इसका क्या रोल है इंडस्ट्री सेक्टर का हमारे इकोनॉमी में। तो देखो, ये ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम। इंडिया की इकोनॉमी को समझना है तो इंडस्ट्री सेक्टर का रोल समझना जरूरी है। यह सेक्टर न सिर्फ जीडीपी को ड्राइव करता है बल्कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ सफिशिएंसी का एक मेजर सोर्स है। तो इसको हमेशा हम लोग को ये क्या करता है, ये ड्राइव करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इंडस्ट्री सेक्टर जीडीपी और नेशनल इनकम में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जरिए ये इकोनॉमिक ग्रो का इंजन है। ये क्या है, ग्रोथ का इंजन है एक तरह से। तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये सेक्टर मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट करता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे एरियाज में जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स दोनों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स जो होता है उस पर डिपेंडेंसी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप लगा लेते हैं, मेक इन इंडिया एक एग्जाम्पल है, तो इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंस बनने के लिए हम लोगों को इस वाले सेक्टर को बूम करना होगा, ग्रो करना होगा। तो ये सेक्टर क्या करता है, प्रमोट करता है सेल्फ सफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, क्रिएट अ रिपल्स इफेक्ट, बेनिफिट्स अदर सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड, सर्विसेज बाय जनरेटिंग डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री का एक रिपल इफेक्ट होता है, इंडस्ट्री का एक रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट उसको कहते हैं जिसमें एक सेक्टर में होने वाली एक्टिविटी या ग्रोथ का इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर पे भी होता है। जैसे अगर पानी में आप एक कंकर फेंकेंगे तो गोल गोल लहरें बनती हैं, वैसे ही इस सेक्टर के ग्रोथ से इकोनॉमी में भी बाकी सेक्टर पे भी इनडायरेक्ट असर होता है। तो रिपल इफेक्ट यहाँ एग्रीकल्चर और ट्रेड और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल्स की डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के जरिए ये डिमांड को बढ़ाता है। तो एक तरह का रिपल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री का रोल ये है हमारे इकोनॉमी में। अब बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में ये कैसे फेजेस हैं। इंडस्ट्री सेक्टर को बेसिकली 4 फेजेस में हम लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट को इन इंडिया को बांटते हैं। जो फर्स्ट फेजेस है वो है फाउंडेशन का। क्या है वो, 1951 टू 1965 में ये हम लोग का फाउंडेशन रहा है। ये पीरियड जो है फाउंडेशन है। इस पीरियड भी क्या है कि फोकस ऑन बिल्डिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, वेल, सेल, ये सारे इसी पीरियड में एस्टैब्लिशमेंट हुए हैं। तो इस फेज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फाउंडेशन रखा गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना प्रायोरिटी थी, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, वेल। स्ट्रैटेजी क्या थी इसमें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को प्रायोरिटी दी जाए और
हेवी इंडस्ट्री जैसे स्टील और फर्टिलाइजर को डेवलप किया जाए। ये फेज इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री बेस क्रिएट करने के लिए एसेंशियल था। तो ये फेज हम लोग को क्या कहते हैं, ये इंडस्ट्रियल फाउंडेशन है। प्रायोरिटी ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एस्टैब्लिशिंग हेवी इंडस्ट्री स्टील और फर्टिलाइजर। दूसरा फेज आता है डिक्लाइन का, फॉल का। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ड्यू टू लाइसेंस राज, एक्सेसिव रेगुलेशन एंड लैक ऑफ कंपटीशन के कारण ये जो इंडस्ट्री है वो इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। ये सेकंड फेज में ग्रोथ स्लो होने लगी, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल फॉल कहते हैं। कारण क्या था, लाइसेंस राज और एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से इकोनॉमिक स्टैग्नेट हो गई, अब ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपटीशन की कमी आ गई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत थी और जो लैक थी उसके कारण और भी स्लो हो गई। तो इसका आउटकम क्या निकला कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर ओवर डिपेंडेंस काफ़ी चैलेंजिंग बन गया। तो इस फेज में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म की ज़रूरत हुई, जो बाद में हम लोग एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ड्यू टू लाइसेंस राज, excessive regulation and lack of competition, dependence on public sector and lack of private investment slowed the growth। अब प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था वो आया नहीं, इसके कारण ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल फॉल फेज। दूसरा फेज है रिकवरी का। तीसरा फेज जो है वो रिकवरी का है, वो 1980 टू 1991 इंडस्ट्रियल रिकवरी, ये फेज था रिकवरी का। 1980 के बाद के पीरियड रिकवरी फेज था, जहां पॉलिसीज में रिफॉर्म स्टार्ट शुरू हो गया। तो ग्रेजुअल पॉलिसी लिबरलाइज्ड लेड टू बेटर प्रोडक्टिविटी, फोकस ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड इंकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ग्रेजुअली लिबरलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बेटर हुई और पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया, जिनसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को थोड़ा पुश मिला। ये फेज एक ट्रांजिशन पॉइंट था जहां एलपीजी रिफॉर्म का बेस बना है। तो इसी पॉइंट पे एलपीजी बना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो 1991 में। अब आता है जो फोर्थ फेज है, वो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 1990 ऑनवर्ड्स के बाद ये हुआ। चौथा पीरियड 1991 ऑनवर्ड्स है। तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 के बाद इंडिया ने एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, ने इंडियन इकोनॉमी को मतलब एक गेट ओपन कर दिया ग्रोथ का। तो लाइसेंस रिक्वायरमेंट, और क्यों, इसमें क्या क्या किया गया, रिमूवल ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एफडीआई इनफ्लोज बूस्टेड ग्रोथ। सबसे पहले तो ये किया गया कि जो लाइसेंस के लिए बहुत, लाइसेंस राज में था, बहुत स्टैंडर्ड था, बहुत लाइसेंस की जरूरत थी, उसको रिड्यूस कर दिया गया कि लाइसेंस रिक्वायरमेंट और इंपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया गया कि नहीं भाई इसको आप हटाइए, ग्रोथ चाहिए होगा। तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो बढ़ाना था, जिससे ग्लोबल कनेक्टिविटी को प्रमोशन चाहिए था, प्रमोट करना था। तो एफडीआई इनफ्लो को बूस्ट किया गया, ताकि उसको स्टैंडर्ड जो लॉ था उसको चेंज किया गया। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जो इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने में योगदान रहा है, बनाने में। सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इंडिया का सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का सबसे फास्ट ग्रोइंग और इम्पैक्टफुल सेक्टर है। यह सेक्टर न सिर्फ जीडीपी का मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि हर फील्ड में एक एसेंशियल सर्विसेज को कवर भी करता है। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? इट प्रोवाइड्स इंटेंजिबल गुड्स फॉर बिजनेसेस and consumers covering a wide range of essential activities। मतलब कि सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है जो इंटेंजिबल गुड्स प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये बिजनेसेस और कंज्यूमर दोनों के लिए एसेंशियल है। सर्विसेज के सब सेक्टर भी हैं। सर्विसेज एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत ब्रॉड
नेम हो गया। अब इसके सब सेक्टर की अगर बात करें तो एक होता है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाएगा? ट्रेड एंड रिपेयर्स, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड, एयर, वाटर एंड स्टोरेज, ये सारे हैं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के पार्ट। इसमें ट्रेड एंड रिपेयर्स, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जैसे रेल, रोड, एयर, वाटर, ये सारे इसमें आते हैं। ये इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और मोबिलिटी का एक बेस तैयार करता है ये सेगमेंट। फिर है हमारे पास कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, तो ये एक सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट को हम लोग कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में लाते हैं। कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस और रियल एस्टेट सर्विसेज इस सब सेक्टर के कोर हैं। ये इसके सब सेक्टर के कोर हैं। इन्होंने इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक रिकग्निशन दिया है। ये सारी चीजें ना एक ग्लोबल रिकग्निशन दिया इंडिया को। फिर है हमारे पास गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, सोशल, पर्सनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एजुकेशन। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट एंड सोशल सर्विसेज। इसके अंडर में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सर्विसेज और सोशल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विस सेक्टर के इंपॉर्टेंट पिलर हैं। ये डायरेक्टली सिटीजन वेलफेयर और इक्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे जीडीपी का, हमारे इकोनॉमी का। ठीक है, फिर हम लोग के पास है अब एक नया सेगमेंट दैट इज सनराइज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सनराइज सेक्टर क्या है? इंडिया की इकोनॉमी में सनराइज सेक्टर काफी बज कर रहे हैं आजकल, बहुत क्रिएट हो रहे हैं। ये कौन से इंडस्ट्री हैं? ये ऐसे इंडस्ट्री हैं जो हाई इनोवेशन, फास्ट ग्रोथ रेट और इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए जाने जाते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ सनराइज सेक्टर क्या है? अ सनराइज सेक्टर इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री विद सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट एंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट। सनराइज सेक्टर वो इंडस्ट्री है जिनके पास सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल है। ये सेक्टर हाई इनोवेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के सहारे रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपके सनराइज सेक्टर जो इंडिया में है वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, बैक्ड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ग्रीन एनर्जी सबसे ऊपर में है सनराइज सेक्टर में। ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज का एक सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव ने इस इंडिया में ग्रीन एनर्जी में एक ग्लोबल प्लेयर बनाने में हेल्प किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फिनटेक, रैपिड डिजिटल पेमेंट ग्रोथ विद इंडिया बीइंग ग्लोबल लीडर इन फिनटेक। यूपीआई एक एग्जांपल है। तो इंडिया के रैपिड डिजिटल पेमेंट ग्रोथ ने इस सेक्टर को बूस्ट किया है। इंडिया फिनटेक में एक ग्लोबल लीडर बन चुका है, जहां पे यूपीआई जैसे इनोवेशन ने पूरा गेम ही बदल दिया है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी, ड्राइविंग इनोवेशन, तो ये सारी चीजें हैं। एआई, ब्लॉकचेन और एआईटी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आईटी सेक्टर नए इनोवेशन ड्राइव कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया को एक ग्लोबल टेक हब बनाने में हेल्प कर रहे हैं। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है? फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड बाय पीएलआई। पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड बाय पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को कहते हैं, जो स्कीम के सपोर्ट से, इसके स्कीम के सपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिक लेवल पे एक्सपैंड किया जा रहा है, जो मेक इन इंडिया के एक विजन को सपोर्ट भी करता है। तो नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स। ये भी हमारा एक सनराइजिंग सेक्टर है। वो क्या है? लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक विद ग्रोइंग बायोटेक इन्वेस्टमेंट। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट जेनरिक सप्लायर है और बायोटेक इन्वेस्टमेंट के साथ ये सेक्टर
और भी ग्रो कर रहा है। कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि वैक्सीन प्रोडक्शन में हम लोगों ने कैसे लीडर बन के उभरे हैं, और प्रोडक्शन ने इसकी कैपेबिलिटी को भी दिखाई है कि हम लोग इंडिया क्या कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, फिर आते हैं ईवी, ऑटोमोबाइल्स ईवी, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ा दिया है। ये सेक्टर फॉसिल्स फ्यूल्स पर अब डिपेंडेंसी, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स क्या क्या हो गया, जैसे हम लोग के डीजल, पेट्रोल, ये सब पे डिपेंडेंसी कम कर दी है। तो ग्रोथ स्प्रेड बाय ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव ईवी। तो ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव क्या किया है, वो डिपेंडेंसी है फॉसिल्स फ्यूल्स पे रिड्यूस करने के में हेल्प किया है और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में फोकस कर रहा है। तो ये भी हमारा सनराइज सेक्टर है। दूसरा, हेल्थ केयर में एक्सपेंशन इन टेलीमेडिसिन, बायोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टेलीमेडिसिन, बायोटेक और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन ने इस सेक्टर को और भी वाइब्रेंट बना दिया है। पोस्ट पैंडेमिक कोविड के बाद हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट ने इससे एक सनराइज सेक्टर ही बना दिया, बोला भाई ये सनराइज सेक्टर ही है। फिर हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इन अर्बन डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट अंडर एनआईपी। तो एनआईपी क्या होता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बोला जाता है। तो अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को हम लोग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे इनिशिएटिव से पुश मिल रहा है, और जो इकोनॉमिक में एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेस क्रिएट कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, सनराइज सेक्टर है। फिर हमारे पास है रिटेल, ग्रोथ इन ई कॉमर्स एंड ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट के तेजी से बढ़ने के कारण रिटेल भी मार्केट भी ये सनराइजिंग सेक्टर में एक आ गया है, और एक ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर बन गया है। इसमें कंज्यूमर डिमांड और डिजिटल अडोप्टेशन का बड़ा रोल है, कि जैसे जैसे यूपीआई वगैरह आया उससे और भी ज़्यादा हो गया, डिमांड बढ़ गया है। तो अब है हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट्स। ये क्या है, तो ये अपॉर्चुनिटीज इन फूड्स, एग्रो एंड टेक्सटाइल, ये भी हमारा क्या है, सनराइज सेक्टर है। तो प्रोसेसिंग प्लांट्स क्या हुआ, फूड, एग्रो और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग प्लांट के अपॉर्चुनिटी ने रूरल इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया है। वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट के पोटेंशियल ने इस सेक्टर को स्ट्रैटेजिक भी बना दिया है। तो ये था हमारा सनराइज सेक्टर और उसके डेफिनेशन और कौन कौन से सेगमेंट हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक तो ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी में, अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक को जानना है तो आप ऐसे समझिए कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक वेल स्ट्रक्चर रेगुलेटेड सेगमेंट है, जो एम्प्लॉय को एक स्टेबिलिटी और बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो अगर इसके डेफिनेशन को आप देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, तो अ सेक्टर विद फिक्स्ड जॉब टर्म, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें फिक्स्ड जॉब, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, ये तीन चीजें हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें फिक्स जॉब है, टर्म है, फिक्स जॉब टर्म है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, कि ऐसा नहीं है कि भाई कि आप अभी काम किए फिर बाद में नहीं करना है, और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन भी होती है इसमें, कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो हटा दीजिए गवर्नमेंट बाय लॉ लाइक, अच्छा कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन है, तो एक गवर्नमेंट बाय लॉज लाइक द फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट एटसेट्रा इज द, क्या है ये सेक्टर लॉ जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट के अंदर ऑपरेट करते हैं, जो एम्प्लॉय के लिए राइट को सेफगार्ड करते हैं। तो ये इनके सेक्टर के फीचर्स हैं। ये
फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के गवर्नमेंट बाय लॉ, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कोई भी चीजें करती है वो उससे गवर्न बाय एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट। दूसरा है ऑफर जॉब सिक्योरिटी, फिक्स वर्किंग आवर्स एंड रेगुलर सैलरीज। इसमें क्या होता है, इस सेक्टर में जो भी काम करते हैं उनको एक ऑफर जॉब सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ आपके जॉब नहीं चली जाएगी, फिक्स वर्किंग आवर रहता है कि इतने इतने बजे से आपको काम करना है, और रेगुलर सैलरीज मिलती है। ठीक है, तो इस सेक्टर में एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी, फिक्स वर्किंग आवर्स और रेगुलर सैलरी मिलती है। साथ ही मेडिकल फैसिलिटी भी, पेंशन भी और प्रोविडेंट फंड भी, कंट्रीब्यूशन जैसे बेनिफिट भी मिलते हैं इस सेक्टर में। फिर आते हैं हम लोग, एम्प्लॉयज एंजॉय बेनिफिट लाइक मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल इसके अगर लेने हैं तो गवर्नमेंट जॉब, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल और स्कूल, ये सारे एग्जाम्पल हैं। फिर हम लोग अब बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहां पे फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें क्या है, इसके पहले डेफिनेशन को हम लोग समझ ले कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है। तो इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा सा हिस्सा, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो रेगुलर नहीं, जो इररेगुलर और अनस्ट्रक्चर्ड जॉब देता है। तो ये एक तरह का इकोसिस्टम है। आपको बहुत सारे मिलेंगे जो जैसे खेती में जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं है, कोई एक वेंडर है, गल्ला चला रहा है, कोई फास्ट फूड बेच रहा है, कोई बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी वो बिजनेस कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो सेक्टर जो कहलाता है वो अनऑर्गेनाइज। इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सेक्टर विद अनडिफाइंड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, इसमें एम्प्लॉयमेंट का कोई टर्म डिफाइन नहीं होता है, कोई ऑफर लेटर, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, इरेगुलर जॉब आज है कल नहीं है, एंड एंटरप्राइज नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। तो ये क्या है कि इसमें ये डेफिनेशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। फीचर्स की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ये नॉट गवर्न्ड बाय फॉर्मल लॉज और गवर्नमेंट रेगुलेशन। अनलाइक आप देखेंगे ऑर्गेनाइज वाले में, तो उसमें बोनस एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं, लेबर लॉ है, वो सब एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, इसमें एप्लीकेबल नहीं होते। ये कोई भी एक्ट से गवर्न नहीं होता है, कोई भी फॉर्मल लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता है, और गवर्नमेंट से रेगुलेशन भी नहीं होता है। और फिर क्या है, लैक जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड रेगुलर वेजेस। तो यहाँ जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और रेगुलर वेजेस की कमी होती है, वर्कर को लो वेजेस मिलता है, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होता है कि आज जॉब है कल नहीं है, और नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है इसमें। तो फिर क्या है कि प्रोवाइड्स लो वेजेस, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर, स्मॉल शॉपकीपर, ये सारे क्या हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो ये चैप्टर था हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।